कटनी नगर निगम में संभवतः भारतीय जनता पार्टी के पहले महापौर शशांक श्रीवास्तव ही हैं जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल किया है। हालांकि इसके पहले भी कई महापौर नगर निगम की बागडोर संभाल चुके हैं। शशांक श्रीवास्तव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में तकरीबन करोड़ों के विकास कार्य करवाए हैं, जिसमें सड़क, नाली के अलावा कचरे से खाद का प्लान बनाना और ऑडिटोरियम भी शामिल है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर और कटाई घाट के जीर्णोद्धार का श्रेय भी शशांक श्रीवास्तव जी को ही जाता है। और ऐसे ही कई जनहितैषी कार्य इन्होंने अपने महापौर रहने के दरमियान शशांक श्रीवास्तव जी ने किए हैं। तो आज हम उनसे इस बातचीत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे कौन कौन से काम रह गए हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाए हैं। तो शशांक सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपके कार्यकाल में से कौन कौन से कार्य अधूरे रह गए जो कि आपके मैनिफेस्टो में तय थे और उन्हें आप नहीं कर पाए? देखिए, विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पहले के जो महापौर रहे उन्होंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम किया, लेकिन 1 जनवरी 2015 को जब से मुझे इसका दायित्व मिला तो मैंने लगातार शहर के विकास के लिए काम किया। मैंने सबसे पहले स्वच्छता के ऊपर काम किया और घर घर से कचरा निकालने का जो काम है वो यहाँ पर हुआ और 2 अक्टूबर 2015 से इसको हमने प्रारंभ किया और आज ये पूरे शहर में घर घर से कचरा संग्रह हो रहा है। आज लोग गंदगी की बात नहीं करते हैं, आज कचरा साफ़ करने की बात करते हैं। एक सोच में परिवर्तन आया है। उसके अलावा कचरे से खाद बनाने का संयंत्र जो स्थापित किया है वो पीपीपी मोड में हमने रैमकी इन्वायरो के साथ में किया है और भारत में ये ऐसा मध्य प्रदेश का पहला है जो क्लस्टर बेस्ड है। इसमें बरही, बिजरागढ़, कैमूर और सिहोरा नगर पालिका का कचरा भी हमारे पास आता है और उस कचरे से लगभग 100 टन के कचरे का हम प्रोसेस करते हैं, जिससे खाद बनती है और ये खाद बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्रिबको को, नागार्जुन फर्टिलाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जाती है और इससे यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का काम किया। लगभग 250 परिवार इससे पोषित हो रहे हैं और 250 लोगों को रोज़गार दिया है और सफाई के कोई कर्मचारी को कम नहीं किया। हमारा जो लक्ष्य था जो काम करने का वो शहर के पूरे विकास का था और उसके अंतर्गत हमने लगभग 100 करोड़ के काम, सड़क, नाली, बिजली के खंभे, अधोसंरचना के काम कराए हैं और इन कामों के आधार पर हमने शहर के विकास किए हैं। अब बात इस बात की आती है कि कौन से काम हम नहीं कर पाए हैं। ऑडिटोरियम काम हमने किया क्योंकि 2009 में अधूरा पड़ा था। आज शहर को एक सौगात मिली है उस बात की, उसका टेंडर हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, लाइट कनेक्शन हो जाएंगे तो वहाँ पे निरंतर कार्यक्रम होंगे, उसके मेंटेनेंस भी हो जाएगा। साथ में हमने नगर निगम का कार्यालय भी वहाँ बनाया। उसके नीचे जो ट्रांसपोर्ट नगर है हमने उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया क्योंकि 30 वर्षों से चली आ रही थी। 114 लोगों ने पूरा पैसा जमा किया। उस ट्रांसपोर्ट नगर में पूरे विकास कार्य कराए, सड़क, नाली के सारे काम करवाए। अभी वहाँ पर ट्रांसपोर्टरों में 52 नक्शे पास हो चुके हैं और उसके अलावा बाकी लोग नक्शे पास करा के जाएँ। ये हमारा कार्य है जिसको प्रशासन के सहयोग से पूरा करना कि ट्रांसपोर्टरों को वहाँ भेजना है। इसके अतिरिक्त हमने 115 ट्रांसपोर्टरों से, जो शहर के, क्योंकि जो योजना बहुत पुरानी थी तो हमने 115 ट्रांसपोर्टरों से आवेदन लिए हैं ताकि कोई भी ट्रांसपोर्टर शहर में ना बचे और सब ट्रांसपोर्टर वहाँ पर जाएँ ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। एक हमारा सपना ये था कि हम यहाँ व्यापार विहार बनाएं ताकि शहर में जो होलसेल के व्यापारी जहाँ गोडाउन बनाए हुए हैं उससे शहर के ऊपर दबाव पड़ता है, उसको हमको पूरा करना है। उसके लिए माननीय सांसद महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का लगातार सहयोग, मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और आने वाले समय में यहाँ व्यापार विहार बनेगा जिससे किराने का, गल्ले का, दवाइयों का, होलसेल का गोडाउन का हब शहर के बाहर बनेगा ताकि लोडिंग अनलोडिंग होगी। शहर में बड़े ट्रक नहीं आएंगे, सिर्फ शहर में जो बिकने वाला माल है वही आएगा। उससे यातायात का दबाव कम होगा शहर का। और उसके अलावा जो है हमने प्रधानमंत्री आवास के लगभग 6,500 लोगों को 2.5 लाख रुपए के लिए स्वीकृत किया है और उससे लोगों का मकान बन रहे हैं। प्रथम चरण की जो योजना है वो हमारी लंबित पड़ी है क्योंकि उसमें अच्छे करीब 1512 मकान बनने थे, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से वो काम में गति नहीं आई। वो काम अधूरा है जिसको पूरा करना है। लेकिन जो फेज़ नंबर 2 का काम है प्रेम नगर का, वहाँ लगभग 4300 मकान में 1100 मकान पूरी तरह बन चुके हैं और उसमें 150 मकानों की चाबी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दी जा चुकी है। तो आने वाले समय में उसको पूरा करने का काम है ताकि कोई शहर में बिगैर आवास के ना रहे, इसका हम प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में जो भी यहाँ पर नगर निगम में महापौर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा तो इन अधूरी योजनाओं को पूरा करने का काम करेगा। जी, तो शशांक सर का ये कहना है कि लगभग इनके कार्यकाल में 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य करवाए गए हैं और वहीं एक खास बात ये है शहर की जनता के लिए कि शहर की जनता की सोच में परिवर्तन आया है। वो स्वच्छता को अपना कर्तव्य मानती है। सर, आपने चुनाव की बात की तो अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। हालांकि अभी नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल तो नहीं बजा है, लेकिन तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों पर चल रही है। तो आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश स्तर पर बीजेपी की क्या खास तैयारियाँ हैं? देखिए, मुझे इस बात का सौभाग्य है
कि प्रदेश स्तरीय चुनाव संचालन समिति का मैं सदस्य हूँ और मुझे घोषणा पत्र जो है, संकल्प पत्र बनना है भाजपा का, उस समिति का संयोजक बनाया है और साथ ही साथ बूथ प्रबंधन समिति का भी मुझे सदस्य बनाया है। उस लिहाज से पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। सबसे पहली बात तो संकल्प पत्र की बात है कि हर शहर का अपना संकल्प पत्र होगा। जो शहर के बुद्धिजीवी हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनसे ही सुझाव लेकर के वहाँ का संकल्प पत्र बनाना है और साथ ही साथ एक प्रदेश का संकल्प पत्र भी बनाना है कि पूरे शहरों के विकास के लिए शहर लगभग 400 से ज़्यादा नगरीय निकाय हैं मध्य प्रदेश में, 16 नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं। तो प्रत्येक नगर का अपना विज़न होता है काम करने का, तो वो वहाँ के लोगों से सुझाव लेके करना। इसके लिए हमारी प्रबंध समिति के, संचालन समिति के सारे लोग जा करके मिल रहे हैं, लोगों से, प्रबुद्ध जनों से मिल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी प्रत्येक नगर निगम में जा करके लोगों से संवाद कर रहे हैं और उस आधार पर जो उनके सुझाव आएंगे उस आधार पर उनका शहर का संकल्प पत्र बनेगा। साथ ही साथ प्रदेश में जो लागू करने लायक सुझाव होंगे वो प्रदेश का संकल्प पत्र बनेगा। उस आधार पर पूरे प्रदेश में संकल्प पत्र तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो तैयारी चुनाव की होना चाहिए कि पहले तो अपने जितने मतदाता सूचियां हैं व्यवस्थित बने, उसमें कोई गलत नाम ना जोड़े, उसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरा होमवर्क किया, उसके दावा आपत्ति लगाई हैं। उसके बाद आपने देखा कि बूथ पर संपर्क करना, बूथ पे समितियों को चार्ज करना, ये काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं और हम लोग भी जाकर के उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है क्योंकि वो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। उसकी इकाई बूथ स्तर तक सक्रिय है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, एक कैडर बना हुआ है, लीडर बेस्ड पार्टी नहीं। यहाँ लीडर कोई भी हो सकता है लेकिन कैडर हमारा मजबूत है, तो हम हर चुनाव के लिए तैयार हैं। जी, तो सर का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर लीडरशिप की भी कोई खास कमी नहीं है। सर, जैसे कि आपने चुनाव की तो बात की, अब बात करते हैं यातायात व्यवस्था की। शहर की यातायात व्यवस्था शुरू से ही बदहाल स्थिति में रही है, तो आपके कार्यकाल में शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? मसलन यदि हम देखें तो शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स का नहीं होना, समुचित पार्किंग व्यवस्था का नहीं होना और हम देखें तो चांडक चौक से लेकर गर्ग चौराहा तक के इंक्रोचमेंट को भी नहीं हटाया गया। तो ये तमाम वजह हैं जिसके चलते शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो बेपटरी नज़र आती है। तो इसको लेकर आपके कार्यकाल में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 65 करोड़ की योजना हमने पीर बाबा से लेकर के चाका तक की बनाई, उसका सारा अतिक्रमण हटाया, मस्जिद भी लोगों ने स्वेच्छा से हटाई, दुर्गा जी का मंदिर भी हटाया और पूरा शहर एक सुंदर व्यवस्थित रूप में पूरी सड़क निकल करके आई। जहाँ तक शहर के मध्य की बात है, आपने बात करी है शहर के चौराहों की, पार्किंग की व्यवस्था की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शहर का मध्य भाग में अभी अपने पास में बहुत सारा स्कोप है काम करने का। इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग की हमने बात करी है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने जो रोड मैप है 5 साल का उसमें दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये यहाँ पर समस्या इस बात की है कि जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा वाहन हैं। प्रत्येक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो करीब 7 वाहन है, 6 वाहन है और हर किसी के पास एक वाहन होता है और वाहन खड़ी करने की समस्या हर जगह आती है। हमारे साथ में समस्या ये है कि शहर के अंदर का जो मध्य भाग है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और हर शहर का होता है। आज भोपाल चले जाइए, आप चांदनी चौक चले जाइए, सब जगह की स्थिति ये होती है। जब तक हम बहुत बड़ा मुआवजा दे करके लोगों को हटाने का वो नहीं करेंगे तब तक सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती हैं। और सड़कें चौड़ी होने की बात ये कि शहर का विकास होना चाहिए, हमारा इस दिशा में काम है। आज कलेक्ट्रेट की तरफ सारा विकास हो रहा है, आज पन्ना चाका की तरफ विकास हो रहा है, पन्ना मोड़ से आप आगे तक जाइए तो वो विकास हो रहा है। जब शहर बड़ा होता है, शहर विकसित होता है तो ये अपने आप समस्याएं होती हैं। अलग अलग बाज़ार बनाने की व्यवस्था होती है कि हर शहर के पार्ट में एक बाज़ार हो, हॉकर्स जोन हो, सब तरह की सुविधाएं। इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो शहर के मध्य की बात है उसके लिए लोगों से आग्रह करना, बातचीत करना, पार्किंग व्यवस्थित करना। क्योंकि आदमी क्या करता है कि सड़क के बीच में एक पार्किंग बनी है, कहीं सामान खरीदने गया तो सड़क दुकान के सामने भी गाड़ी खड़ी कर दी, तो यहाँ भी जगह नहीं, वहाँ भी जगह नहीं। लेकिन आप शहर को अगर शाम को रात को घूमेंगे 10 बजे के बाद तो ऐसा लगेगा कि शहर कितना सुंदर है, कितनी चौड़ी सड़क है। तो इसके लिए ठोस प्रयास करने की ज़रूरत है कि पार्किंग स्पेस बनाए जाएँ। हमने साधुराम हाई स्कूल को पार्किंग स्पेस बनाया, हमने नगर निगम का जो स्कूल है रविंद्र राव स्कूल है वहाँ पर पार्किंग स्पेस बनाया कि लोग अपने वाहन वहाँ पर खड़े करके पैदल आकर के यहाँ करें। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या का समाधान जन सहयोग से ही संभव हो सकता है और जब तक आदमी इसमें सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि दुकानदारों से भी हम आग्रह करते हैं जो उनका इंक्रोचमेंट है वो ना करें, अपने दुकान के हद में रहें। अगर उनने दुकान 4 फीट आगे बढ़ा ली तो वैसी सड़क छोटी हो जाती है, तो वो भी
स्व प्रेरणा से लोगों को करने की बात है। इसके लिए लोगों से आग्रह करेंगे तभी जा करके ये व्यवस्थित हो पाएगा। और शहर में और भी हमारे प्रोजेक्ट हैं इसके लिए, जो पार्किंग के स्पेस बनाने के, वो हम करेंगे और शहर को विकसित करने का प्रयास करेंगे। अतिक्रमण हटाने की बात है तो आपको बताऊं कि एक तो चाका से पीर बाबा का अतिक्रमण हटा, दूसरा आपने देखा कि रंगनाथ मंदिर से लेकर के कटनी साउथ का जो मार्ग है, आपने आज से 6 साल पहले देखी और अब वहाँ सीमेंटेड रोड है, व्यवस्थित रोड बन चुकी है। ओवरब्रिजेस की ज़रूरत है, अभी रेलवे के ओवरब्रिज की ज़रूरत है ताकि यातायात जो यात्रियों का है तीनों स्टेशन का, चाहे वो कटनी साउथ का, मुड़वारा का, चाहे मेन स्टेशन का, इस यातायात के दबाव को कम करने के लिए अगर एक ओवरब्रिज बन जाएगा तीनों स्टेशन को जोड़ने वाला, तो शहर के अंदर जिनको गाड़ियाँ बदलना है उनके वाहन नहीं आएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे तीनों स्टेशन से कनेक्ट होकर के। ऐसी तमाम योजनाएँ हैं जिस पर काम करना बाकी है और निरंतर इस पर चिंतन चल रहा है, प्रयास चल रहा है और हम इसको करेंगे। साथ में शहर के वैकल्पिक मार्ग की हमने व्यवस्था करी है। हमने पन्ना मोड़ से लेकर के केडीसी स्कूल तक के मार्ग के लिए 7.25 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है ताकि वहाँ से घंटाघर पे जो ट्रैफिक का दबाव होता है, चाणक्य चौक पे ट्रैफिक का दबाव होता है, अगर नई बस्ती से किसी को आना है 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, तो सीधे सीधे पन्ना मोड़ पे आ सकता है या पन्ना मोड़ से वहाँ जा सकता है। तो इस क्षेत्र में अपने आप इसका दबाव कम होगा। तो इन क्षेत्रों को विकसित करने की ज़रूरत है। जी, तो शशांक सर का ये कहना है कि नगर निगम तो सतत प्रयासरत है यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए वो भरसक प्रयास करता है नगर निगम प्रशासन। बस ज़रूरत है तो जनता के सहयोग की, क्योंकि जन सहयोग से ही यातायात व्यवस्था वापस पटरी पर आ सकती है। तो सर, कमानिया गेट में बना हनुमान जी का मंदिर, ये भी यातायात व्यवस्था को चौपट करने के लिए काफ़ी है। खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को वहाँ पर एक भारी जाम देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हनुमान जी का जो मंदिर है वो आस्था से ज़्यादा आमदनी का जरिया बन गया है, जिसे आपके कार्यकाल में कटाई घाट इसे शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ये कार्य भी नहीं हो पाया है। और जबकि हम देखें तो यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ही कटनी की ऐतिहासिक धरोहर इमारत को, कमानिया गेट को धराशायी किया गया था। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमानिया गेट की जहाँ तक बात है तो मेरा उस समय कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता था मैं, और जिस नीति के तहत हटाया गया सड़क चौड़ी करने के तहत उसका प्रयास किया गया और उससे सड़क चौड़ी भी हुई वहाँ पे। जहाँ तक मंदिरों की बात है और सड़क में जो धार्मिक स्थल बने हैं, इसके लिए एक व्यवस्थित नीति बनाने की ज़रूरत है। उस समय जिस समय सारा शहर में अतिक्रमण हो रहा था, मैं समाज सेवी था, काम करता था, तो एक सहमति बनाई थी कि इस मंदिर को या तो गोल बाजार रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दें या इसको मधई मंदिर के अंदर शिफ्ट कर दें। लेकिन लोगों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। जहाँ जहाँ सहमति बन पाई वो हुआ। एमपीवी से भी हमने बात करी थी कि गणेश मंदिर के लिए हमको थोड़ा सा परिसर उपलब्ध करा दें, तो जो गणेश मंदिर सिविल लाइन में वो भी अंदर शिफ्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आपसी सहमति से, सद्भाव से ये चीज़ हो सकती है। और सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि योगी जी ने सारे प्रयास करके जितने भी मंदिर थे 2011 के बाद के, या मंदिर या मज़ार कोई भी थे, सबको उनने एक तरफ से हटाया है। तो ऐसी ठोस नीति अगर हम सब प्रयास करेंगे लाने का, ताकि ये मंदिर जो है कोई यातायात में बाधक न बने, किसी के आस्था में भी कोई चोट ना पहुँचे, और व्यवस्थित रूप से हम उनकी पूजा अर्चना की व्यवस्था करें और शहर भी अपना व्यवस्थित चले। क्योंकि शहर जो है, शहर की व्यवस्था को देखना, शहर में यातायात देखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लोग इंक्रोचमेंट करके जो मंदिर बनाते हैं उनको निश्चित रूप से हटना चाहिए। आस्था के लिए आदमी व्यवस्थित रूप से मंदिर बनाए, श्रद्धापूर्वक मंदिर बनाए, ज़मीन खरीद के मंदिर बनाए, सरकार से ज़मीन अलॉट करवा के बनाए, तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। जी, तो सर का ये कहना है कि यहाँ पर जन सहयोग की भी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोग आस्था के मद्देनज़र यातायात व्यवस्था को भी मद्देनज़र रखते हुए ये मंदिर बनवाएं, ताकि ऐसी कोई स्थिति आगामी समय में निर्मित ही ना हो। सर, एक और मेरा सवाल है आपसे कि आपके कार्यकाल में अवैध कॉलोनियों की भरमार भी देखी जा सकती है। हम अगर बात करें जिन्हें आप चाहें तो नगर निगम के जरिए रोक भी सकते थे, हम बात करें शिवाजी नगर की या फिर कुटला थाना क्षेत्र में बनी दूसरी विकसित कॉलोनियों की, जहां पर बिना नगर निगम की अनुमति के ही बेतहाशा बिल्डिंगें बना दी गई। और बाद में ये देखने को आया कि वहाँ पे रहने वाले कॉलोनियों के लोगों ने ही सड़क बनाने को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें नगर निगम को कई मोर्चों पर झुकना भी पड़ा था। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में 92 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ करी थी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना बनाई थी जिसमें अवैध कॉलोनियों के वैधीकरण की प्रक्रिया थी। उसमें एक एस्टीमेट बनना था। ऐसे 92 कॉलोनियों का एस्टीमेट बनवा के हमने उसको नोटिफाई किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन कॉलोनियों में विकास की जब बात आई, तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस पक्ष को रखना था व्यवस्थित रूप से ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में, जहाँ पर सरकार ने अपना पक्ष अच्छे ढंग से नहीं रखा और ये कॉलोनी की अवैध को वैध करने की प्रक्रिया रोक दी गई। जबकि हमने वहाँ पे सीवर लाइन का काम किया, पानी आवश्यक होता वहाँ उसका काम किया, और जहाँ आवश्यकता, जहाँ से हमको ऐसा मटेरियल मिला
जो लो फेल एरिया में भरा जा सकता है उसको भरने का प्रयास किया, और शिवाजी नगर में भी इस बात का प्रयास किया। मूल बात यह है कि जो कॉलोनाइज़र होता है वो कम पैसे में प्लाट बेच करके किनारे हो जाता है, जनता को सुविधा नहीं देता है, जबकि वास्तव में नगर निगम के नियम इतने सरल हो चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति कॉलोनी बनाना चाहे तो उसमें सड़क, नाली, बिजली के खंभों के प्रावधान करते हुए व्यवस्थित रूप से कर सकता है और हर किसी को नागरिक सुविधा मिल सकती है। शिवाजी नगर की जहाँ तक बात है, वहाँ बिजली के खंभे भी हमने स्वीकृत करवा दिए थे, लेकिन फिर जब चूँकि हाईकोर्ट की प्रक्रिया में कहीं रुकावट आई तो वो काम रुक गया, नहीं तो टेंडर भी जारी हो चुका था, वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका था। तो हमारा प्रयास ये था कि हम जो विकास शुल्क लेना उनसे, उसके लिए भी हमारी सहमति बन चुकी थी। हर कॉलोनाइज़र के साथ में, हर कॉलोनाइज़र के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो सस्ता प्लाट बेच के किनारे चले गए। गरीब आदमी ने अपना पैसा कैसे तैसे करके मकान बनाया, उसकी क्या गलती है गरीब आदमी की, तो उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और जब कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं होती तो जनप्रतिनिधियों को और नगर निगम को और शासकीय अमले को घेरने का प्रयास करते हैं, जबकि शासकीय अमले की गलती है कि जिस समय ये शिवाजी नगर बहुत पुरानी कॉलोनी है, जिस समय शिवाजी नगर विकसित हो रहा था तो कठोर कार्रवाई कॉलोनाइजर के ऊपर होनी चाहिए थी। उसके अलावा जो भी अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई करने की नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारियों को और प्रशासन को आवश्यकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कॉलोनी को वैध कराने में, विकास कराने में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉलोनी अगर अवैध विकसित हो रही है तो उसको रोकने का काम प्रशासन का होता है। प्रशासन को तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट नगर में एक कॉलोनी बन रही थी, हमने तत्काल सारी कॉलोनी से उखड़वाया उसको, क्योंकि वहाँ पूरे प्लाट विकसित करके रोड बनाई थी चुनगिट्टी डाल करके, वो सब हटाया। उसके जो मटेरियल निकला वो लोफेल एरिया में, ऐसे क्षेत्रों में भरा जहाँ पर लोगों को यातायात की असुविधा होती थी। तो मूल बात यह है कि सरकार इसके लिए अभी भी प्रयास कर रही है। हमारे घोषणा पत्र में भी ये चीज़ आएगी कि हम अवैध कॉलोनी को वैध कैसे करके नागरिक सुविधा प्रदान कर सकें वहाँ पे, और भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी विकसित ना, उसके लिए कठोर कानून बने, ताकि सीधे सीधे जेल का प्रावधान हो। जिसने भी अगर कॉलोनी के नियम का उल्लंघन किया है, खरीदने वाला भी उसमें परेशान होता है, बेचने वाला अपना लाभ लेकर निकल जाता है। खेत की ज़मीन में 4 ठो प्लाट नक्शे काट के कागज़ में उन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी, और उसके बाद ना तो कोई वहाँ बिजली है कि खंभे हैं, ना सड़क है, ना नाली है, और उसके बाद उन्होंने उसको बेच दिया। और बेच करके फिर बाद में जब 5 साल 10 साल हो गए तो उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं। आज पार्किंग की भी समस्या इसी बात को लेकर के है। हर घर के में पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, घर के सामने पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे कॉलोनाइजर के ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए, उसके लिए कानून सख्त से सख्त बने, और साथ ही साथ जो अवैध कॉलोनी है, जो बेचारे जिन लोगों ने ले लिया है, उनको वैध करने की प्रक्रिया, उसके लिए अगर शुल्क कुछ उनसे पैसा लेना भी पड़े तो हमने तो ये भी तय किया था किस्तों में उनसे शुल्क ले लेंगे ताकि उनका विकास भी हो सके। तो हमारे सारे प्रस्ताव बने हुए हैं, और जिस समय ये चीज़ नियम में आएंगे तो ये सारा विकास होगा, अवैध कॉलोनी विकसित होकर के अच्छी कॉलोनी बनेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो नगर निगम प्रशासन के जरिए इन अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, ताकि इन अवैध कॉलोनियों पर जो अवैध का दाग लगा हुआ है वह मिट सके, और इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जो कि वंचित रह जाते हैं उन सुविधाओं से, वो सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई जा सकें। इसके अलावा सरकार की मंशा भी है कि कोई ऐसे सख्त कानून बनाए जा सके ताकि ऐसी अवैध कॉलोनियाँ बने ही नहीं। सर, मेरा एक और सवाल है कि चाका से लेकर पीर बाबा तक करोड़ों की लागत से एक नई सड़क बनाई गई, लेकिन वहाँ पर सड़क बनने के 1.5 साल के भीतर ही सीवर लाइन के लिए उस नई सड़क को खोद दिया गया। यदि सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो सड़क बनने के पहले ही लाया गया होता तो जनता के पैसे से बनी इस करोड़ों की सड़क को दोबारा उखाड़ना नहीं पड़ता। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना और UID SSMT मद से ये जो काम हुआ है, ये पहले काम स्वीकृत हो चुका था, हमारे कार्यकाल के पहले स्वीकृत हो चुका था, काम प्रारंभ हो चुका था। उसको अमली जामा पहनाने का, उसको एग्जीक्यूट करने का काम हमने किया। जून 2015 जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सम्मेलन किया पूरे नगर निगम के महापौरों का, पूरे देश भर के नगर पालिका अध्यक्षों का, तो उसमें शहरों को अमृत योजना के लिए चुना गया, स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया, और उस सबको आवास, प्रधानमंत्री सबको आवास योजना दी गई। और ये योजना चूँकि पहले से बनी हुई थी, इस पर काम चालू हो चुका था, तो इसको करना था। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीवर योजना का अपना 115 करोड़ का प्रोजेक्ट कटनी में चल रहा है, जिसमें 3 जोन में ये काम चल रहा है। 3 STP बने हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि नदियों में जब सीवर का पानी मिलता है तो वो पानी दूषित होता है, तो उसके लिए हमने 3 STP बनाए हुए हैं, जो कि विश्राम बाबा में, कटाया घाट में, और साथ ही साथ कोहारी नदी के पास में 3 STP बने हैं। इस क्षेत्र का पूरा पानी जो सीवर का पानी है वो ट्रीटमेंट होने के बाद उसका वैकल्पिक उपयोग होगा। अब बात आती सड़क की, क्योंकि सड़क का भी काम होना है, क्योंकि सड़क के अंदर ही जाएगा सीवर का पाइप, सीवर का जो सेप्टिक टैंक है वो भी सड़क के अंदर जाएगा और घर से कनेक्ट होगा, तो वो काम भी ज़रूरी है। और उस आधार पर इसमें ये एग्रीमेंट में प्रावधान किया हुआ है कि जैसी सड़क है वैसी सड़क बना के सीवर लाइन वाले को देना है। आज ये सड़क बनी है तो आज आपने देखा कि यहाँ पर डामरीकरण का काम हुआ,
मुक्ति धाम के पास की सड़क आप देखिए कि वहाँ पर अगर उन्होंने तोड़ा है तो उनको करना है, उनके एग्रीमेंट का पार्ट है। जो कि जब हमने इससे एग्रीमेंट किया तो इस बात को एग्रीमेंट का पार्ट बनाया कि जहाँ पे जैसी सड़क है, अगर डामर की सड़क है तो डामर की, सीमेंट की तो सीमेंट की, एज इट इज़ करके देना उनकी जिम्मेदारी। नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और सड़क को व्यवस्थित करेंगे। हमारा प्रयास है कि महीने भर में बरसात के पहले सारी सड़कें व्यवस्थित हो जाएं और सीवर हमारा एसटीपी प्रोजेक्ट भी चालू हो जाए, ताकि हम लोगों के घरों से जो सीवर है उसको व्यवस्थित ट्रीटमेंट करके पर्यावरण के नियमों के आधार पर उसके उपयोग कर सके उस पानी का। सर, आपने अमृत जल योजना की बात की, तो शहर के लोगों को भरपूर पानी मिल सके इसके लिए 2 योजनाएं नगर निगम की काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं। पहली तो कटनी के तमाम खदानों का जो पानी है वो फिल्टर प्लांट तक पहुंचाना, और दूसरा नर्मदा का जल शहर की जनता तक के लिए मुहैया कराना। ये दोनों काम जो हैं वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, ये अधूरे हैं। तो आखिर इसकी क्या खास वजह है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नर्मदा जल की बात है, इसको 2018 में पूरा होना था और 2018 में पूरा होना था, लेकिन जो वहाँ पर काम जिस कंपनी ने किया है या जो तकनीकी रूप से जो काम हो रहा है उसमें चट्टान से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस वजह से वहाँ पे आगे काम नहीं बढ़ पाया। बहरी बंद सलेनाबाद के पास में वहाँ काम रुका पड़ा है। सारी कंपनियाँ आके फेल हो गई, उनकी मशीनें फेल हो गई और आगे की नहर हमारी बन चुकी है और उसका पानी कटनी नदी में आना था। अब उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि वो पानी को वहाँ से लिफ्ट करके आगे बढ़ाएंगे, लिफ्ट के माध्यम से। तो ये पानी जब आएगा तो ये कटनी को भी पानी मिलेगा। इसकी परियोजना बन चुकी है और केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव जा चुका है। दूसरी बात खदानों से जोड़ने की बात है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे महापौर बनते समय सिर्फ एक खदान हमारी जुड़ी हुई थी, वो भी मदन मोहन चौबेवाट की खदान थी। उसके बाद हमने 3 खदानों को जोड़ने का काम किया। इसमें कंचन खदान को जोड़ा हमने इसको विश्वकर्मा खदान को जोड़ा। ऐसे 3 खदान को जोड़ करके हमने पानी की एक और सिस्टम बनाया है। ये खदानों से जुड़ चुका पानी और एक दिन भी पानी की कमी नहीं हुई। मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी मटके नहीं फूटे, कभी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हमने एक टाइम पानी दिया है जब पानी कम हुआ है, नहीं तो दोनों टाइम पानी दिया है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि खदानों से हमने एक सिस्टम बनाया है कि जब गर्मी में पानी की कमी पड़ेगी तो हम खदान से उसी पंप से पानी लेकर के नदी में लेके जाएंगे और वहाँ फिल्टर प्लांट से उसको पानी को ट्रीट करके देंगे। और जब बरसात में नदी में ओवरफ्लो होगा तो वही पंप है, उसमें वाल्व लगे हुए हैं, उसी पंप से पानी हम खदानों को रिचार्ज करेंगे। तो हमारी खदानें भी चार्ज होकर रहेंगी और साथ साथ हम पानी भी सप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए हमने 4 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है और वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और उसमें लगातार समीक्षा हमारी चलती रहती है। प्रतिदिन कितने इंच पानी गया, मैं तो ऑडिट पूरा करता हूँ पानी का भी। उस हिसाब से जब मैं महापौर रहा तो प्रतिदिन चेक करता था कि 1.5 इंच 2 इंच कितना पानी कम हुआ, कितना पानी खदान से उठाना है। ये सारी चीज़ों की हम निरंतर समीक्षा करते थे और अभी मैंने कलेक्टर महोदय को भी ये चीज़ बताई है कि आप भी इस तरह से करेंगे तो गर्मी में भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, हम निरंतर पानी दे पाएंगे। और खदानों का पानी हमारे लिए पर्याप्त उपलब्ध है, उसको हम जोड़ करके पूरे शहर में पानी की सप्लाई करेंगे और साथ में नदी का पानी उसको व्यवस्थित रूप से उपयोग करना, नियोजन करना उसका, वो सब करके हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। जब नर्मदा का पानी आ जाएगा तो हमारे लिए और सफल होगा। अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि 24 करोड़ की अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का हमारा काम हो गया, जिसमें 114 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ चुकी है। सारी टंकियों को जोड़ने का काम चल रहा है। 20,000 कनेक्शन देने का हमने लक्ष्य रखा था। 11,000 लोगों को लगभग कनेक्शन हम दे चुके हैं पानी के और लोगों के घर में पानी आ रहा है। घर घर पानी अमृत योजना के अंतर्गत सप्लाई होना शुरू हो गया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन हम कर रहे हैं और इसको बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं आगे आने वाले समय में करेंगे इसको। सर, तो चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, वो ये कि हम चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर नगर निगम की एक जनहितैषी योजना है मेट्रो बस। इसे काफ़ी सालों पहले चलाए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन आखिर मेट्रो बस के पहिए कहाँ जाकर थम गए हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मेरे लिए बड़ा रुचि का विषय है क्योंकि मेट्रो बस की योजना में 8 बार टेंडर हुए। 8 बार टेंडर हुए और एक बार तो टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर कुछ परेशानी हुई उसकी ऑपरेटर को, तो वो नहीं चल पाया। हमने इसके लिए 4 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें चाका से पीर बाबा का एक क्लस्टर है, एक पिपरौद तक का है बस स्टैंड से लेकर के, और साथ ही साथ जो इंटरसिटी बस है उसमें हमने इंदौर को, खजुराहो को भी जोड़ा हुआ है और यहाँ से डेली सर्विस इंदौर की होगी। तो ये सारी सुविधाएं लेकर के तो उसका प्रॉफिटेबल वेंचर रहे और उसकी हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, अभी फिर टेंडर हो गया उसका और वो बस तैयार कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि महीने 1.5 महीने के भीतर यहाँ पे बस का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। शहर के अंदर हम छोटी बस ला रहे हैं, मिडी बस लेकर के आ रहे हैं ताकि शहर के यातायात में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारा मूल उद्देश्य सारे स्टेशनों को जोड़ना है, यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है और जो बाहर से लेबर आते हैं उनको सुविधा प्रदान करना है ताकि शहर में आएँ और व्यवस्थित रूप से चलें वो। तो ये सिटी बस की योजना
अब क्रियान्वयन की स्थिति में आई है। एक क्लस्टर का जो टेंडर हो चुका है तो उसमें एग्जीक्यूशन की प्रोसेस में चल रहा है, वो हो जाएगा तो उसके बाद काम आगे बढ़ जाएगा। और हमने जो प्रयास किया है ताकि वो जो हमारा वेंचर है वो सफल हो, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। हमारे टेंडर की प्रोसेस वगैरह पूरी हो चुकी है और हमारा प्रयास था कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तब शुरू हो पाए, लेकिन क्योंकि बस को बनने में समय लगता है, अलग तरह की डिज़ाइन होती बस की, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये योजना प्रारंभ होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी शहर की जनता को जल्द ही लगभग 1.5 महीने के भीतर ही शहर की जनता को इंट्रासिटी और छोटी बसों की सौगात मिलने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद थे इस खास बातचीत में शहर के पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव जी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। है, वक्त की सीमा है और हमारे सवालों की फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है, तो समय सीमा के मद्देनजर आज के लिए बस इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे शहर के नवनिर्वाचित महापौर जी से और उनसे तमाम सवालों को पूछेंगे और जानेंगे भी, जो कि एक शहर की जनता के लिए जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो तब तक के लिए नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, शंखनाद न्यूज़।